Good morning student. Welcome to SGI online class 8 पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले भाषा मैं बता दूं, जो भाषा शब्द है यह है संस्कृत भाषा में भास धातु से लिया गया एक शब्द है भाषा। भास का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जब व्यक्ति अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिख करके प्रकट करता है तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आदिकाल में व्यक्ति भाषा का प्रयोग संकेतों के माध्यम से करता था, अर्थात संकेत के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करता था, अर्थात वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किन्हीं चिन्हों का प्रयोग करता था। उन्हीं चिन्हों को आधुनिक युग में जिस प्रकार से आदि मानव में परिवर्तन आता गया, उसी प्रकार से चिन्ह द्वारा जो चिन्ह वर्ण में परिवर्तन हुए उनको यहाँ पर वर्णमाला के रूप में संबोधित किया जाता है। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। उसी प्रकार दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है, अर्थात भाषा शब्द जो है, अर्थात भाषा हम कहते हैं अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है। अभिव्यक्ति मतलब अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन के भावों और विचारों को स्वयं समझना, ये क्या होता है? अभिव्यक्ति का एक साधन। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे भाषा का प्रयोग कक्षा में अध्यापक जो होता है वह बोल करके बात को समझा करके व्यक्त करता है, और लिखित भाषा के रूप में जैसे बच्चे लिख करके अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य को दिखाते हैं, वह लिखित भाषा होता है। अब आता है भाषा के प्रकार या भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा बोल करके, अर्थात वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपने भावों को बोल करके व्यक्त करता है, अर्थात जब अपनी कोई बात होती है दूसरों को बोल करके समझाता है तो वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा बच्चों को समझाना, बच्चों को किसी एक बिंदु को लेकर के उस बिंदु के जो मुख्य तत्व हैं उनको बच्चों को मौखिक रूप से समझाना, वह मौखिक भाषा होता है। मौखिक भाषा में जैसे आपस में व्यक्ति जा रहा है या रेल में जाते समय बोगी में बैठे हुए व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो भी मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा की व्यक्ति कई प्रकार से भी करता है, जैसे बोल करके, चिड़ियों का चहचहाना, बोलना इत्यादि। ये सारे क्या है कि व्यक्ति जब अपने जो अंदर के भाव है वो दूसरों तक अपनी वाणी में व्यक्त करता है मौखिक रूप से, वह मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा में व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त करता है तो वह लिखित भाषा कहलाता है। अर्थात लेखन शैली जैसे पत्र के माध्यम से, कक्षा कार्य में जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चों द्वारा लिख करके अध्यापक को दिखाना, मूल्यांकन कराना, ये सारा क्या है? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति, अर्थात अपने द्वारा किए गए संकेतों के माध्यम से व्यक्ति भाव को व्यक्त करता है तो वह क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे रेल यात्रा के समय आपने देखा होगा कि गार्ड जो होता है रेल का, वह हरी और लाल झंडी दिखा करके, हरी झंडी का अर्थ होता है जब उसने दिखाया कि गाड़ी आगे जा रही है, बढ़ रही है, और लाल झंडी का दिखाना कि उस गाड़ी का वहीं पर रुक जाना। ये लाल का जैसे खतरे का निशान कहते हैं, उसका अर्थ होता है रुकना। तो ये क्या हो गया? सांकेतिक भाषा, जिसे हम संकेत के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात
मौखिक भाषा बोल करके, लिखित भाषा लिख करके, सांकेतिक भाषा संकेतों के माध्यम से। और कहा जाए तो सबसे ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग होता है तो वह होता है लिखित भाषा और मौखिक भाषा का। इसके बाद है लिपि। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग व तरीका, अर्थात जिस भाषा को व्यक्ति लिखता है, जिस प्रकार से लिखता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे जो हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, अर्थात वह देववाणी जिसे संस्कृत कहते हैं उसमें लिखी हुई भाषा है, तो वह क्या हो गई? संस्कृत की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की लिपि कहलाती है रोमन, और मराठी भाषा की क्या हो जाएगी? उर्दू। इसके बाद बच्चों जैसे लिपि का आपने समझा था लिखने का ढंग। अब इसके बाद क्या है? बोली। बोली एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाती है, अर्थात जैसे जिस क्षेत्र में जो, अगर आप कहें जैसे अवधी हो गया, अवध में अवधी भाषा का प्रयोग होता है, या गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग होता है, बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से उसे हम क्या कहते हैं? बोली। अर्थात किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जो उसी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो बोली होती है उसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता है, और भाषा में जरूर बोली का जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिया जाता है, उनको लिखा जाता है, परंतु बोली का कोई साहित्य नहीं होता है या लिखित रूप नहीं होता है। बच्चों मैं पुनः समझाऊंगी आपको। भाषा, भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, व दूसरे के मन के भावों और विचारों को स्वयं समझता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा शब्द आपका जो है वह क्या है? संस्कृत के धातु का ही शब्द है, संस्कृत में शब्द है भाष, तो भाष का अर्थ होता है बोलना, वही भाषा में परिवर्तित हुआ है। भाषा के रूप, भाषा के रूप मैंने आपको अभी बताए थे कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में व्यक्ति मुख के द्वारा बोल करके अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करता है तथा अपने जो विचार है वह दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जिस भाषा में व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिख करके व्यक्त करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में व्यक्ति जैसे पत्र के माध्यम से, उत्तर पुस्तिका में लिख करके या किसी भी कार्य को लिख करके व्यक्त करना लिखित भाषा होता है, और लिखित भाषा का सरकारी कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग संकेतों के माध्यम से किया जाता है, अर्थात जो भाव है, जो बात है उसको व्यक्त करने के लिए वह संकेत का प्रयोग करता है। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा किया गया संकेत सांकेतिक भाषा है। रेलगाड़ी में रेलगार्ड के द्वारा किया गया हरी झंडी या लाल झंडी का संकेत, यह भी सांकेतिक भाषा है, अर्थात उन्होंने अपने भावों को किसके द्वारा? संकेत के माध्यम से व्यक्त किया, वो सांकेतिक भाषा हो गया। इसके बाद है लिपि। लिपि को लिखने का ढंग कहते हैं, अर्थात लिपि जो होती है उसे हम समझते हैं कि लिखने, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि आपकी रोमन और मराठी की उर्दू। तो ये क्या है?
कि जो ये भाषाएं हैं इनको एक लिखने का जो तरीका होता है वह लिपि के माध्यम होता है। लिपि के द्वारा ही वह एक भाषा को लिखा जाता है। बोली, बोली एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप कहलाती है। बोली क्या है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे अवध में अवधी भाषा का, गुजरात में गुजराती भाषा का, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री भाषा का, इसी प्रकार से जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा का प्रचलन सबसे अधिक होता है। अर्थात जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अनुसार बोली जाने वाली जो बोली होती है, जिस भाषा का वो लोग प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं, और यह एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाने वाली भाषा कहलाती है, वही बोली होती है। बच्चों, अब आप भाषा के प्रकार अर्थात रूप, लिपि और बोली की परिभाषा को पढ़ करके समझेंगे व उसे स्मरण करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। Hello students, welcome to SUI, Shivaji Group of Institutions. I am Ankit Trivedi, and today I will explain you the same topic that was taught to you day before yesterday, that is adjective. Okay, chapter number 3. I will explain you how to form adjectives from different words like noun, adverb or from verbs, and I will also tell you degrees of adjective. Okay, so be ready and try to understand well. Students, formation of adjective. Adjectives can be formed from nouns, either from noun words. Verbs से भी बनाए जा सकते हैं, other adjectives or adverbs, etc. Okay, for example, from nouns, how to make adjectives from nouns. First, beauty means sundarta. Okay, this is noun word, naming word. Beauty means sundarta. Adjective can be beauty का क्या होगा, beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. That means सुंदर. Okay. Now next, fame means होता है कीर्ति, प्रसिद्धि. Now to make adjective कैसे बनेगा? Fame, famous. Fame means कीर्ति, प्रसिद्धि, तो famous means प्रसिद्ध. Okay. Now next one, caste means कीमत, price. Then adjective can be formed costly. Cost का adjective बनेगा costly. Okay, कीमती. Cost means price and costly, valuable. Now violence means hinsa. Hinsa, that means doing cruelty to creatures, other animals, to other living beings. So violence means hinsa, then adjective will be violent. Violent means hinsa. Okay, violent means hinsa. Now from verbs to make adjectives. First one, beautify. Beautify means सुंदर बनाना या सुंदर करना. तो adjective can be made from beautify, beautiful. Okay. Now next, beautify means सुंदर बनाना. This is verb, and beautiful, that is adjective. Now create means निर्माण करना, कोई चीज बनाना. Okay, this is verb. So adjective will be creativity. CREATIV, creative.
Creative means सृजनशील. Okay? Create निर्माण करना and creative सृजनशील. Now play means खेलना. Then adjective will be playful. Playful means चंचल. Active. Next one, drink. Drink means पीना. So adjective will be drinkable. Okay, drink, drinkable. Something which is worth of drinking, drinkable. Now from adverbs to make adjective, carelessly. Carelessly means not paying any attention, लापरवाही से. That adjective will be careless. careless. Careless, लापरवाह. Now bravely, बहादुरी से. Bravely means बहादुरी से. This is adverb. Adverb tell the manner of an action. An adjective modify a noun. So bravely, brave. That means बहादुर. Okay. Now next, gladly means होता है cheerfully, happily, प्रसन्नतापूर्वक. Now adverb, adjective will be glad. Glad means खुश. Cheerful इसको बोलते हैं प्रसन्न. Foolishly बेवकूफी से. In foolish manner, then adjective will be foolish. Okay. Now I will tell you various categories of degree. Students, degrees of comparison. There are 3 kinds of degrees of comparison. Okay. First one, positive degree. Second one, comparative degree. And third one, superlative degree. Okay. Now try to understand what is positive degree. How can you identify this degree? Positive degree is the simplest form of adjective. It is the simplest form of adjective. For example, as good, beautiful, hot, etc. Okay, this is the first form of simplest form of adjective. And in this degree, usually the words for comparison we use are as, as, so, as. In this degree, usually there are words for comparison like as, so as, etc. Okay? And in comparative degree, the comparison is made between 2 things. In comparative degree, comparison is made between 2 things, persons, etc. Okay? Between 2 things, persons, etc. And usually we add er or more like words than. For example, you can say hot, hotter. Okay, long, longer. And beautiful, more beautiful. Etc. In comparative degree, comparison is made between 2 things, persons, etc. And there are
some words like than. In comparative degree, we use than word usual, not forever. Like hard say harder, long longer, more beautiful, more useful, okay, more useful, etc. More honest. Now superlative degree. In superlative degree, comparison is made between whole group. Something is compared to whole group and it is denoted as the best one. And in this degree, we usually use the article the. Okay? For example, as the hottest, as hottest, comma, the best, comma, the most beautiful. The most beautiful. Okay, students, in superlative degree, the comparison is made between whole groups. Something is compared or pointed out as the best one in the whole group. For example, the hot say hottest, good, best, beautiful, the most beautiful, biggest, largest, the greatest. Okay, so students, today's class is over. Next day I will tell you more about degrees and to do exercise. Thank you for attending today's class. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class we have done till question number 4 of exercise 1C that totally deals with the multiplication of the rational number. Today we will be starting with question number 5 which is dealing with the division, and the further parts of this exercise are also miscellaneous kind of. They compose both multiplication and division questions. In question number 5 it is saying verify whether the given statement is true or false. Question number 5 में आपको बताना है. Question number 5 says verify whether the given statement is true or false. So in part 1 it is saying minus 8 upon 9 divided by minus 4 upon 3 is equal to minus 4 upon 3 divided by minus 8 upon 9. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है that is changing the position of the numbers, which completely deals with the commutative law. Okay, but division does not follow commutative law, hence this will be false. Question number 5 part 2. This is also false because this is also written in the form of commutative law. Part number 3, this will be also false because it is written in the form of associative law and division does not follow any kind of associative law. Now moving to question number 6. Question number 6 is fill in the blanks. In first part it is written dash is the rational number that does not have a multiplicative inverse. कौन सा वो नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है? That is 0. Okay. Second part it is saying dash and dash are rational numbers which are equal to their own reciprocals. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और -1, क्योंकि 1 और -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो वही होता है, 1 का 1 होता है और -1 का -1 होता है. ठीक है. पार्ट नंबर 3 it is saying the product of a rational number and its reciprocal is. तो दो रेशनल नंबर्स का अगर आपस में प्रोडक्ट कर रहे हो और वो आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है. ठीक है. नाउ पार्ट नंबर 4 इट इज सेइंग द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज. पॉजिटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है, सपोज 4 का रेसिप्रोकल आप लिख लो तो आएगा 1/4. ओके, व्हिच इज पॉजिटिव. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव. ओके. Part number 5, the reciprocal of the negative rational number will be negative. This is
पॉजिटिव का पॉजिटिव, वैसे नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक है। नाउ मूविंग टू 6th part, it is saying dash is not the reciprocal of any number, so answer will be 0. 0 is not the reciprocal of any number, ठीक है। now part number 7, it is saying multiplicative inverse of rational number 1 upon a। 1 upon a का multiplicative inverse क्या होगा? 1 upon a का multiplicative inverse होगा a, क्यों? क्योंकि a का कितना होता है 1 upon a, 1 upon a का कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो आंसर विल बी a, ठीक है। Now moving ahead to question number 7. Question number 7 says the product of two numbers, the product of two numbers is -7. दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज गिवन which is equal to -7, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि if one of the number is -8 upon 11, है ना, one of the number is equal to -8 upon 11, है ना। तो बोला जा रहा है कि सेकंड नंबर बताइए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, लेट द नंबर बी x, जो फाइंड करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर दो नंबर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आएगा x मल्टीप्लाई बाय -8 upon 11 दैट इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां 1 करोगे आप, तो x विल बी इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन -8। दिस माइनस and minus will be eliminated and answer will be 77 upon 8. Now further you can convert into the mixed fractions, ठीक है। Moving further to question number 8. Question number 8 says the product of two rational numbers is -16 upon 9. If one is given, find whether it is same as question number 7. Now moving to question number 9. Question number 9 says by what rational number must 1 upon 26 be divided to get -8 upon 39? Let's see question number 9. Question number 9. Let's understand what the question is saying. Question is saying कि 1 upon 26 को किस नंबर से डिवाइड कर दें कि आंसर जो है वो -8 upon 39 मिले। तो आप लिखो कि लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो 1 upon 26 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 1 upon 26 डिवाइड बाय x and it is giving the answer is equal to -8 upon 39, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। यू ऑल नो दैट जब यहाँ पर डिवीजन का साइन होता है तो ये वाला वैल्यू अगर चेंज करोगे आप तो 1 अपॉन होकर के यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x इज इक्वल टू -8 अपॉन 39, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 अपॉन 26 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -8 अपॉन 39। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, which will give us, this will be x multiplied by 26 multiplied by -8 is equal to 39, okay। now x will be equal to, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं, डिवाइड हो जाएंगे, तो x will be equal to 39 upon 26 multiplied by -8, ठीक है। You can clearly see कि both 26 and 39 can be divided with 13. 13 3 is 39 and 13 2 is 26. So x will be equal to 3 upon -16. Okay, and that is your answer. Now moving further to question number 10, it is saying divide the sum of this and this by the product of this and this. तो question के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना, आसान क्वेश्चन, लैंग्वेज को समझना है, ना। तो इन क्वेश्चन नंबर 10 it is saying
डिवाइड द सम ऑफ 13/5। तो 13/5 का सम किस से करना है, 13/5 का करना है और करना है -12/7 का, -12/7 का, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इन दोनों के सम को आगे दिए गए नंबर्स के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। प्रोडक्ट किससे करना है, प्रोडक्ट करना है आपको -31/7 और 1/-2 इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इनका सम कीजिए, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कीजिए। सम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो अल्टीमेटली इट विल कम आउट टू बी 35। फिर 35 से इसको डिवाइड करो 7 टाइम्स जाएगा, तो इट विल बी 13 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट विल बी अपॉन 35। ठीक है, नाउ हियर इट विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 7 which will give us 7 3 are 21, 1 carry 2, 7 is 7 plus 2, 991 minus 60 upon 35, that is equal to 31 upon 35। ठीक है, तो ये आ गया सम किसका, इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन में इसलिए लिखा है कि प्लस और माइनस करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो इट विल गिव अस 31 upon 40। ठीक है, अब क्या बोला गया कि इसको इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो तुम वैल्यूज को यहाँ पे लिखोगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा 31 upon 35 डिवाइडेड बाय 31 upon 40। ठीक है, अब ये डिवीजन का साइन है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे आप, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस विल गिव अस 31 upon 35 मल्टीप्लाई बाय 14 upon 31। 31 से 31 एलिमिनेट हो जाएगा, 14 और 35 किससे कटते हैं, 7 से, तो इट विल बी 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। तो आंसर विल बी 2 upon 5। ओके, सो आई डोंट थिंक यू विल फाइंडिंग मच डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड है ना, तो आपको लैंग्वेज समझ के उसको अपने आप से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। Now moving to question number 12. It is saying find the cost of 3 whole 2 upon 5 meters of cloth at 63 whole 3 upon 4 per meter। बोला जा रहा है कि आपको 3 whole 2 upon 5 मीटर लेंथ के क्लोथ का क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, जब 1 मीटर क्लोथ की जो कॉस्ट गिवन है दैट इज 63 whole 3/4 रुपीस पर मीटर। तो आप लिखोगे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। तो क्लोथ का लेंथ कितना दिया है आपको, इट इज गिवन 3 whole 2 upon 5 meters। 3 whole 2 upon 5 meters। We will be changing this into the improper fraction, which will give us 3 5 15 plus 2 17 upon 5 meters। नेक्स्ट चीज क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट चीज इज रेट, कॉस्ट। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ क्लोथ पर मीटर ना, पर मीटर। तो 1 मीटर क्लोथ की जो कॉस्ट दी हुई है, रेट दिया हुआ है, वो दिया है 63 whole 3/4, 63 whole 3 upon 4 रुपीस। ठीक है, इसको आप चेंज करोगे इसमें इम्प्रॉपर में, तो 63 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करना पड़ेगा, which will be 63 multiplied by 4, that is 4 3 are 12, 2 carry 1, 6 4 are 24 plus 1 25, that is equal to 200 and it will be 6 or 24, so 240 and 4 3 are 252 plus 3 upon 4, that is equal to 252 upon 255 upon 4 rupees। ठीक है, तो जो रेट है पर मीटर ऑफ द क्लोथ दैट विल बी इक्वल टू 255.4 रुपीस। लेकिन आपको कॉस्ट निकालनी कितने मीटर लंबे क्लोथ की, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट
5 multiplied by 255 upon 4. ठीक है, so this 5 1 by 5 4 is 20 and 5 5 is 25. ठीक है, so it will give us 17 multiplied by 45 upon 4. ठीक है, we will solve this and you will get the answer. ठीक है, now question number 13 14 and 15 are of same type. Question number 16 is saying area of the room is given, breadth is given and you are required to find the length. तो आप पहले से जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो आपको ब्रेड्थ निकालनी है यहाँ पे, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया से एरिया को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 1C. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1D. थैंक यू. Hello students, let's see what is the outcome of today's class. Today we are going to learn first point, explanation of liquid pressure on kinetic model, by the kinetic model, explanation of gas pressure by kinetic model, effect of reducing the volume of a gas pressure in a closed vessel, and the last one is explanation of heat conduction and heat convection by kinetic model. So now our first topic is explanation of liquid pressure on kinetic model. So students, as we have already discussed what is kinetic theory of matter, and according to kinetic theory of matter, a liquid contained in a vessel, according to kinetic theory of matter, the molecules of a liquid contained in a vessel, here the molecules of a liquid contained in a vessel do random motion in all possible directions. Okay. Here a liquid is filled in a container and its molecules are doing random motion in all possible directions. So what's happened during this motion? They strike to the wall of the vessel. During this motion, they strike to the wall of the vessel. So when they strike to the wall, they apply force on the vessel. When they strike to the vessel, they apply force on the vessel. So this force per unit area, this force divided by area is the cause of pressure. As we have already know the formula of pressure equal to force divided by area. So here force per area is equal to pressure, and this pressure is also called liquid pressure. This pressure is called liquid pressure. And what happens with this pressure? If you make a hole from this side, what happens? The liquid above this comes out from this hole. Why? Because of this liquid pressure. Okay students? So this is the explanation of liquid pressure. Now we are going to study explanation of gas pressure by students. The same thing happened with gas. According to kinetic theory of matter, the molecules of a gas contained in a closed vessel. According to kinetic theory of matter, the molecules of a gas contained in a closed vessel do random motion in all possible directions, and during this motion they strike to the wall of the vessel. Here
vessel is closed and a gas is filled in it. So what happens with this? The molecules of gas also strike to the wall of the vessel, and during this motion they strike to the wall, and when they strike they apply force on the wall. Now this force divided by area, in which area the molecules are applying force divided by area is the cause of pressure, and this pressure is called gas pressure. This area is called gas pressure, and by example you can understand it. You can take an example of balloon. What happens with the balloon? Air-filled balloon. What happens with this balloon? Let's suppose this is an air-filled balloon. Its outermost surface is stretched because of this air. What happens if you pinch a needle? Then what happens? This blasts and comes to its normal position. Why it blasts? In case of liquid, it not blast, but in case of gas, it blasts. It blasts because of gas pressure. Students, now we are going to study effect of reducing the volume of a gas on pressure in a closed vessel. Here you can see a piston. Here you can see a single piston. There are two cases of the same cylinder. Here it is a cylinder in which gas is filled and attached with a meter to measure the pressure of this cylinder, and there is a piston, airtight piston. In normal condition there is no force applying by the piston. In this condition the volume of the cylinder is 20 cm3 and the pressure is 760 cm. This is on Hg scale. It means mercury scale. This scale is normally used to measure the atmospheric pressure. But when we apply a force capital F on this piston, then what happens? Its volume decreases to 10 cm3 and pressure becomes double, which is 1520 cm on Hg scale. So students, by this conversation, what we learn, first see our definition is effect of reducing the volume. Here you can see we are reducing the volume. Then what happens? When we reducing the volume, the area become half. When area is half, then what happens? The same number of molecules are in the half area. It means its pressure become increases. Why? And I mean how? You know the formula, pressure equal to force by area, and its area become less, then what happens? Force become increases, because the same number of molecules strike in the smaller area, so its pressure increases. So by conclusion we can say, when we apply force on a gas by a piston, then when volume become half, then pressure becomes double. And when volume become double, then pressure will be half. So this is the effect of applying force on the air. Okay students? Now students, we are going to understand explanation of heat conduction and heat convection by kinetic theory of matter. Okay? Before understanding this, first understand what is
mode of transfer of heat. Modes of transfer of heat. That means what is conduction, convection or radiation. So basically there are three modes of transfer of heat. First is conduction, second is convection, and the third one is radiation. Now let's understand what is conduction. Conduction is a mode of transfer of heat. It is a common mode of transfer of heat. It regularly occurs in nature, and in this mode of transfer of heat, when it happens when bodies are in contact. When bodies are in contact. When a higher temperature body contact with a lower temperature body, then there is heat transfer, and this transfer of heat is called conduction. And what is convection? Convection is a mode of transfer of heat which occurs in a fluid. Such as liquid or gas. Liquid and gas. So in any liquid or gas, there is transfer of heat which is called convection. Let's understand it by an example. There is two container. See, this is heat source. This is also heat source, and in this container, air is filled, and in this container, liquid is filled. As you know, in fluid, liquid and gases are there. So when we apply heat source from the base of this container, what happens? The lower part of the liquid gets heat and it becomes hot, and then it, as we know, the hotter liquid is less dense and it comes to the upward. So it comes to upside, and the colder liquid of the upper region comes to downward direction, and this process occurs, and the whole set of current established in this liquid, and the whole liquid is heated. The same thing happens in air. The lower air gets energy and it becomes less dense and comes to upward direction. The colder air of the upward direction comes to the downward, sink down and get the heat, and the same process happens for all the air, and all the air gets heated. So this is the convection. Now we are going to understand what is radiation. Students, radiation is a mode of transfer of heat which occurs when two bodies are not in contact. Okay? When two bodies are not in contact. When two bodies are not in contact. And when hotter body comes near to the colder body, but they are not in contact, then the transfer of heat between these bodies are due to radiation. Okay, students? So these are the three modes of transfer of heat. Now we are going to study explanation of heat conduction by kinetic theory of matter. Now students, we will understand the explanation of heat conduction by an example. Students, have you ever imagined when a iron rod, this is iron rod, is heated from one end, this is heat source. When it is heated from one end, why its second end
becomes also heated. So let's understand the reason behind this. When we heat the one side of iron rod, the kinetic energy, as we know, iron rod is made up of smaller molecules. The kinetic energy is transferred from the hotter molecules to its nearest molecule, and this molecule transfer heat to nearest molecule, and in the same manner all the molecules transfer heat to its nearest molecule, and in the same manner the whole rod is heated. So this is the reason of iron rod gets heated when we heat it from only one direction. Okay students, now we are going to understand explanation of heat convection by kinetic theory of matter. Now students, we are going to understand explanation of heat convection by kinetic theory of matter. As we know, convection occurs only in fluids. Okay, let's consider a liquid. It is heated by a heat source from the base. Now what happens? The molecules of the area of base gets energetic, absorbs the heat, and the density of the lower region becomes less. Because due to less density, they rises in upward direction, and the molecules of colder region, which is upward region, comes down. That is, they sink down and they comes to base of the vessel, and the same manner they gets energy and they rises upward, and in this way a short of current exists in the liquid, which is called convection current. Convection current. Understand it again. Lower particles get energy and its density become less. They rises upward. The upward colder molecules comes downward, and in this way a short of current happens in the liquid, and the whole liquid gets heated. So this is the reason behind the convection. I mean why. This is the reason behind why whole liquid gets heated when we heat it from the base. When we heat only from base. So this is the reason why the whole liquid gets heated when we provide heat. So heat only from the base of the vessel, but the upper region also gets heated. So the heat convection or convection current is the reason behind the heating of all the liquid, whole of the liquid. Okay students. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss a chapter Physical Change and Chemical Change. Class 2. This is the second most chapter of your book. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या फिजिकल चेंज क्या है। ये फिजिकल चेंज, तो देखो बेटा फिजिकल चेंज क्या होता है। The change in which no new substance is formed is called physical change। यानी फिजिकल चेंज क्या हुआ, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हुई, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें कि द चेंज इज टेम्परेरी। क्या है ये, द चेंज इज
In this, there is no change in the weight of reactant or product. यानी अगर कोई चेंज हुआ तो उसमें वेट में कोई चेंज नहीं आता है फिजिकल चेंज के दौरान, ठीक है। और इस चेंज में सिर्फ क्या है, थोड़ी सी अमाउंट हीट की यहाँ निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, यानी हीटिंग इसमें ज्यादा नहीं होती है, यानी ओनली little amount of heat is only little amount of heat is evolved or absorbed. यानी जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है बेटा, तो हीट जो होती है वो बहुत थोड़ी सी या इवॉल्व हो रही होगी या एब्सॉर्ब हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके फिजिकल चेंज के। During physical change, no new substance is formed. The change is temporary. There is no change in weight. Only little amount of heat is evolved or absorbed. Now we move to its examples. As I told you earlier, it is a temporary change, है ना। तो इसमें देखो melting of ice, भाई बर्फ आपने निकाली फ्रिज से और आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दी तो वो क्या होगा, पानी बन जाएगा। लेकिन अगेन आपने उसी वाटर को उठा करके फ्रीजर में रख दिया, देन अगेन इट विल फ्रीज, है ना। तो दिस इज द टेम्परेरी चेंज। और देखिए कैंडल जब जलती है या मोम जब जलता है तो क्या होता है, वो लिक्विफाई होकर नीचे गिरता रहता है उसका वैक्स, और जब वो ठंडा होता है वो वैक्स तो अगेन वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। So this is also a temporary, this is also a physical change, that is why, because it is temporary change, ठीक है। अच्छा, evaporation water का, भाई water को evaporate कर दीजिए, evaporate करने के बाद जो उसकी vapors हैं उन्हें आप collect कर लीजिए। When these vapors cools down, when these vapors cools down, you will get water, ठीक है। So this is the example of physical change, okay। अच्छा, नेक्स्ट में और देखिए एकदम सिंपल सिंपल से एग्जांपल, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, फैन चलने लगा, तो मूविंग ऑफ फैन, ठीक है, फैन का मूव करना, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, ठीक है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे मान लीजिए लोहे की कोई मेटल थी, लोहे का कोई रॉड था, उसको आपने क्या किया, हीट किया, और वो क्या हुआ, फैलने लगा। जब आप हीट करती हैं तो वो मेल्टिंग पोजीशन पे आता है और क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। देन आफ्टर दैट व्हेन इट विल कूल्स डाउन, थोड़े समय के बाद जब वो ठंडा होगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। तो एक्सपेंशन भी होता है मेटल्स के केस में और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है भैया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। इसके अलावा सब्लिमेशन का प्रोसेस आपने सुन रखा है। सब्लिमेशन क्या होता है बेटे, I have told you earlier कि sublimation is the process in which solid directly converted into vapor, यानी सॉलिड सीधा वेपर में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड की स्टेट में आए। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना। और ये कैसे होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। हाँ, तो फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं बेटा वो रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि जैसे सॉलिड है कैम्फर, आपका कपूर सबने सुना है, देखा है। तो कैम्फर अगर आपका सॉलिड है, ठीक है, आपने उसको हीट किया और वो चेंज हो गया किसमें, वेपर में। ठीक, आपने उनकी वेपर्स को, कपूर की वेपर्स को कलेक्ट कर लिया, जाने नहीं दिया एटमॉस्फेयर में। जब आपने उसकी वेपर्स को कलेक्ट किया, ठीक है, तो करने के बाद जब आपने देखा कि वो वेपर्स कूल हुई, ठंडी हुई, ठीक है, तो उसमें भी वो भी फिर से क्या बन गई, सॉलिड कैम्फर बन गई। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, बिकॉज जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं सबके सब रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ना
लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी। कैसे? ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है और ये साइन किसका है? रिवर्सिबिलिटी का। यानी इसमें देखो आप आधी डायरेक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रही है और आधी किधर जा रही है? रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? रिवर्सिबल इन नेचर है। कैसे है? रिएक्शन से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिर रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ये हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच you can obtain products as well as reactant। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने लिख रखी है ये किसका एग्जांपल है? ये भी बता दूं मैं, ये एग्जांपल है बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन का। किसका? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसको रिवर्स ना किया जा सके। द रिएक्शन which cannot be reversed या in which we cannot get the product as well as reactant in the chemical reaction। यानी इस रिएक्शन में अगर एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो दोबारा से यू कैन नॉट ऑब्टेन द रिएक्टेंट अगेन। समझ आ गई बात? आज मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी? chemical change, this is the temporary change, this is the reversible change। in this change no new substance is formed, a little amount of heat is evolved or absorbed, there is no change in weight। ये हो गई characteristics of physical change। example, melting of ice, evaporation of water, moving of fan, drawing of electric ball, है ना, और sublimation के process में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं फिजिकल चेंज में। ठीक, अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज की। आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ देयर इज एनी डाउट इन फॉर्मिंग आई विल एक्सप्लेन योर डाउट्स। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय निकल कुछ के हो। Bye. Have a marvelous morning to my dear students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. And my today's topic is absorption of water. Students, how the water and minerals are absorbed? As I have already told you that water and minerals are absorbed by root, and this root system are present below the soil, means the part of the plant which are present below the soil is the root system. Below the soil there is a non-green and cylindrical like structure is present. This type of structure is called root system. So this root system, this is suppose the ground, below the ground there is a root system. Like it has a main branch, this is the main branch. From this main branch there are several lateral branches are arised. There are several lateral branches are arised. And these lateral branches has bear the root hairs. So this is root hairs. These root hairs are unicellular structure which are microscopic, means it can't not be clear when you are seen with the naked eyes. It can be seen only under microscope. So these are called unicellular, microscopic and highly delicate organs. These are very delicate organs which are easily damaged, means these root hairs are easily damaged and they are replaced daily by new cells. What is the function of these root hairs? This root hairs increase the surface area. As you can see, this is the main branch, this is the lateral branch, and this is the root hairs. So root hairs increase the surface area, and these root hairs absorb water and minerals from the soil. This is the function of the root hairs. Students, the structure of the root hair is like this. This is the structure of the root hair.
So this is the root hair structure of root hairs. Students, these root hairs are double membrane structure. You can see here, this is the double membrane structure. The outer layer is called cell wall and the inner layer is called cell membrane. This is the cell membrane. This cell wall is permeable. Permeable means cell wall is permeable. The word permeable means allow all the substance to go inside. Permeable means it allow all the substance to go inside. But the inner wall is the inner membrane is cell membrane, which is semi-permeable. Semi-permeable means it allow only some substance to go inside. Semi means it allow only some substance to pass through this membrane. This membrane allow all the substance to pass through it, but this membrane allow only some substance to pass through it. So inside this there is a vacuole nucleus also present. This is the vacuole. And this is the nucleus. So students, how the water and minerals are absorbed by the root? The water is absorbed by the root by the process of osmosis. Or we can say that osmosis is the process by which water is absorbed by the root hairs. So what is osmosis? Osmosis is a process in which there is a semi-permeable membrane. Means in which the movement of water molecules from an area where they are high in number to an area where they are less in number through a semi permeable membrane. So this is the process of osmosis. Osmosis is the movement of water molecule from an area where they are more in number. Means from where their water molecules are more in number to an area where the water molecules are less in number through a semi-permeable membrane. So this is the osmosis, and by the process of osmosis, water is absorbed through the root hairs. So we can easily understand by osmosis by the diagram like this. Suppose that so the process of osmosis you can easily understand by the diagram. Suppose that the process of osmosis. Yes. The water molecules are more in number. More water molecules and less water molecules is here. So you can see that this is the water molecules which are more in this side. The water molecules are less in this side. So the movement of these water molecules from here, from this side to this side, and this is a semi-permeable membrane. This is a semi-permeable. Through this semi-permeable membrane, the water molecules move from this side to this side. So, you know students, the water molecules means there is a concentration of water molecules is high and there is less concentration. So, the concentration of water molecule is high in
the soil in comparison to inside the root hair. That's why the water molecules move from the soil to the root hairs, because they are more water molecules are present in the soil in comparison to inside the root hairs. So this is the process of osmosis, and water molecules move from in this direction. And you can easily understand the process of osmosis in your home by doing an experiment. Suppose that you take, for this experiment, you take the raisins, some grapes, water solution and water. First of all, take two bowls, bowl A and bowl B. In bowl A, place some grapes, some raisins. Place some raisins. This is raisins. Raisins is a kismis, or we can also say that dry grapes is also called raisin or kismis. And in bowl B, take some grapes. Okay, and then fill the bowl with the water. In bowl A, fill the water. But in bowl B, fill some sugar solution. So, after one day or after some few days, you see that these raisins, after overnight, you can see that these raisins swell up. ये raisins क्या हो जाएंगे? Swell up. These raisins swell up because of absorption of water. But these grapes shrink. Means ये सिकुड़ जाएंगे. These grapes shrink because they lost the water. Why? Because of the process of osmosis. Because you know that water molecule is more in this bowl, but the concentration is high in the bowl in comparison to inside the resin. रेजिन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होता है, लो होता है, बट इस बोल में वाटर कंसंट्रेशन हाई है. दैट्स व्हाई रेजिन एब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप. बट इन द बोल बी, the sugar solution, the water concentration is high inside the grapes then in comparison to this sugar solution. That's why the water molecules move from inside the grape to the sugar solution. That's why these grapes shrink. So this is the experiment or demonstration for the osmosis. You can easily do it at your home. Now you can easily understand how the water is moved from soil to the root hair. So these membrane, this part semi-permeable membrane which is present inside the root hair allow only some substance, means small molecules like water, to enter or to pass through the root hair, but not large molecule like soil particles. Soil particles never pass through this membrane because these are large particles. So this is the absorption of water by the roots. Thank you class. Have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture I have explained you conventional sign and symbol used on topographical survey map for class 8. Now today I will continue the same chapter and my today's topic are representation of features connected with drainage, river and irrigation. तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं drainage. This is a symbol of stream or a नदी. ये किसी नदी और stream का symbol है. Now next, this is a symbol of river. If speckled shows dry, arid, and if colored blue shows a perennial river. तो बच्चों अगर सिर्फ ऐसे नदी आ रही है, इसके बीच में कोई ब्लू लाइन नहीं है, तो ये क्या शो करता है? ड्राई रिवर को. लेकिन अगर इसके बीच में कोई ब्लू लाइन आ जाती है, तो it shows a perennial river. As I already explained you what do you mean by perennial. Perennial means a river that water throughout the year. ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर क्या रहता है बच्चों? पानी रहता है. Now next, this symbol indicates canal and this symbol indicates river dry with water channel. Now this symbol indicates river with island and rocks. मतलब ऐसी नदियां जिसमें islands भी हैं और rocks भी हैं. And now this symbol indicates disappearing river. तो it occurs especially in सैंडी एंड एरिड रीजन. तो ये किस रीजन में ऑकर होती हैं? सैंडी और एरिड रीजन में, मतलब रेगिस्तान में और शुष्क प्रदेशों में ये नदियां देखने को मिलती हैं. इट्स
its water is absorbed when it meets the main river. जब ये मेन रिवर से मिलती है तो उसका वाटर क्या हो जाता है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, अब बच्चों बात करते हैं दिस इज अ सिंबल ऑफ सीजनल और नॉन पेरेनियल स्ट्रीम। तो ये सिंबल किसको शो करता है बच्चों, नॉन पेरेनियल स्ट्रीम। ये कैसी नदियां होती हैं, दीज ड्राई अप इन समर एंड ऑकर ओनली इन रेनी सीजन। तो ये समर में ये नदियां सूख जाती हैं और कब होती हैं, रेनी सीजन में। सो these are called non perennial stream or seasonal stream. Now next symbol represent confluence. Confluence मतलब होता है बच्चों संगम, a place where 2 or 3 rivers are met. ऐसी जगह जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियां मिलती हैं। It is where the tributary meet the main river. तो ये वो जगह होती है जहां सहायक नदी मेन नदी से क्या होती है बच्चों, मिल जाती है। Now next symbol is meander. It is a bend in the river flowing through a plain. ये एक तरह का bend होता है। देखिए you can see in this picture, this is a bend, S-shaped bend, S-shaped loop और curve। ये S-shape का loop और curve बनाता है जब नदियां प्लेन में बहती हैं। तो its presence indicate a flat land. इसका presence ही बता देता है कि नदियां कहाँ हैं, ये लैंड कौन सी है, फ्लैट लैंड है। So it is a S-shaped curve or loop that is called meander. Now next symbol indicate falls. It is written as falls along with heights in meter in a hilly region shown by contours. तो उसको किससे दिखाया जाता है बच्चों, contour के जरिए दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी आपको, non perennial stream. This symbol indicate confluence, this symbol indicate meanders and this symbol indicate falls. बच्चों अब हम बात करते हैं, this symbol indicate broken ground, generally found along the banks of a stream or a river in arid region where the topsoil gets easily eroded due to flooding during rainy season. तो बच्चों ये क्या होता है, ये जनरली कहाँ पाया जाता है, नदियों के किनारे एरिड रीजन में, यानी शुष्क प्रदेशों में, जहाँ पे क्या हो जाता है, जो टॉप सॉइल है हमारी वो इरोडेड हो जाती है, इरोशन हो जाता है उसका। व्हाट डू यू मीन बाय इरोशन? इरोशन मींस रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय फ्लोइंग वाटर और फ्लोइंग विंड। मतलब तेज पानी से और तेज हवा से मिट्टी की ऊपरी सतह का अपनी जगह से रिमूव हो जाना, हट जाना, दैट इज कॉल्ड इरोशन। तो क्या हो जाता है बच्चों, जो टॉप सॉइल है वो इजीली इरोडेड हो जाती है। कैसे हो जाती है, फ्लड से, बाढ़ से, ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, वहां पे फिर ये ब्रोकन ग्राउंड फॉर्म हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सिंबल, नाउ आई एम गोइंग टू टीच रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द टोपोग्राफिकल सर्वे मैप। तो ड्रेनेज पैटर्न को मैं डिफाइन करने जा रही हूँ टोपोग्राफिकल सर्वे मैप में। दिस पैटर्न नेम डेंड्रिटिक पैटर्न। तो ये पैटर्न क्या होता है बच्चों, डेंड्रिटिक पैटर्न होता है। द पैटर्न रिजेंबल्स द वेन्स ऑफ अ लीफ और अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ये हमको कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए यू कैन सी द पिक्चर इजीली कि ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की ब्रांचेस की तरह या लीफ की वेन्स की तरह इसकी ये जो नदी है ये मेन रिवर जा रही है और उसके आसपास कौन सी रिवर से ट्रिब्यूटरीज हैं, just like a figure of leaf of the branch of the tree or a vein of a leaf. Now next symbol is trellised pattern. Trellised pattern, this is a picture of trellised pattern. This pattern show parallel streams joining main river at right angles. तो बच्चों इस पैटर्न में क्या होता है, this is the main river. तो इसके आसपास दो नदियां निकल रही है, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, बिल्कुल उसके समानांतर। तो दिस पैटर्न नेम ट्रेलाइज पैटर्न। नाउ थर्ड इज रेडियल पैटर्न। इन दिस पैटर्न द स्ट्रीम फ्लो आउटवर्ड इन आर डायरेक्शन फ्रॉम द रिज। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हर डायरेक्शन में जो रिवर होती है वो फ्लो करती है। तो दीज आर थ्री पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। फर्स्ट डेंड्रिटिक, जस्ट लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। सेकंड ट्रेलाइज, in this pattern show parallel streams joining main river at right angles. And our third is radial. In this pattern the streams flow outward in odd direction. And now अब हम बात करते हैं
हमारी क्या आ रही है, कैनल आ रही है। नाउ दिस पैटर्न शो कैनल। कैनल क्या होती है, अ चैनल कनेक्टेड टू द मेन रिवर इन विच द वाटर इज डाइवर्टेड पर्पस ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो कैनल का किसमें यूज किया जाता है बच्चों, यूज्ड फॉर इरिगेशन, यूज्ड फॉर इरिगेशन। हाँ, अब हम बात करते हैं दिस सिंबल इंडिकेट्स टैंक। तो बच्चों ये सिंबल हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, टैंक्स को इंडिकेट कर रहा है। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो टैंक्स हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, स्पेशली इन रॉकी रीजन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में, रॉकी रीजन में टैंक्स हमारे क्या होते हैं, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। व्हेन द वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है और वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। तो दिस सिंबल इंडिकेट पेरेनियल टैंक। पेरेनियल टैंक क्या होते हैं, जिनमें पानी वर्ष भर रहता है। और नाउ दिस सिंबल इंडिकेट टैंक ड्राई। तो ये कैसे टैंक होते हैं बच्चों, ये हमारे ड्राई टैंक होते हैं। इफ अ टैंक शोन ऑन अ मैप विद एम्बैंकमेंट, अगर हमारे टैंक मैप में एम्बैंकमेंट के साथ, किनारे के साथ शोन हो रहे हैं, तो वो सिंबल हमारा क्या इंडिकेट करता है, इट इज मैन मेड, अदरवाइज इट इज नेचुरल। अगर टैंक के बगल में एम्बैंकमेंट है तो वो सिंबल हमारा शो करेगा मैन मेड, अदरवाइज इट इज नेचुरल। नाउ नेक्स्ट इज पेरेनियल लाइन्ड वेल। दिस सिंबल इंडिकेट पेरेनियल लाइन्ड वेल। लाइन्ड वेल मतलब कुआं। दिस सिंबल क्या हमारा इंडिकेट करता है, इसमें देखिए ब्लू से पूरा ये आपका होगा। तो दिस सिंबल इंडिकेट पेरेनियल लाइन्ड वेल। पेरेनियल लाइन्ड वेल क्या होता है, इट इज बोर इन अ ग्राउंड अ पक्का वेल लाइन्ड वेल विद ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो ये पक्के लाइन्ड वेल होते हैं जो कि ब्रिक और सीमेंट से बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट है अनलाइन्ड वेल। तो अनलाइन्ड वेल में बेटा बच्चों इसके बीच में ब्लू कलर से ड्रॉ नहीं किया होता। तो दिस इज कॉल्ड पेरेनियल लाइन्ड वेल एंड दिस इज कॉल्ड अनलाइन्ड वेल। तो इट इज आल्सो कॉल्ड कच्चा वेल, इसको कच्चा वेल भी कहा जाता है। तो अनलाइन्ड वेल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कच्चा वेल भी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पक्का वेल बोलते हैं। So now next symbol is this symbol indicate brackish. It occurs in dry or arid region where due to excessive evaporation there is a high salt content in water. तो बच्चों क्या होता है, ये ड्राई और एरिड रीजन में ये ब्रैकिश ऑकर्स होते हैं जबकि बहुत ज्यादा इवेपोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पानी में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाता है। Now next this symbol indicate tube well. तो बच्चों ट्यूब वेल क्या होते हैं, इट इज अ बोर वेल मच डीपर देन अ ऑर्डिनरी वेल। तो जो ट्यूब वेल होते हैं ये ऑर्डिनरी वेल की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा गहराई में खोदे जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, द वाटर इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ पंप। इसमें पानी कैसे डाला जाता है, पंप की मदद से। Now next symbol indicate shoal. shoal क्या होता है बच्चों हमारा, इट इज अ एरिया ऑफ शैलो वाटर। तो ये क्या होता है बच्चों, एक एरिया होता है शैलो वाटर का, बहुत जो गहराई में जो पानी होता है, शैलो वाटर होता है, जो बहुत नीचे पानी होता है, उसको उस एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज ट्यूब वेल। इट इज अ बोर वेल मच डीपर देन अ ऑर्डिनरी वेल। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, वाटर कैसे आता है हमारा, इससे पंप की मदद से इसमें वाटर आता है। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है बच्चों, Now next symbol is spring. तो स्प्रिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्प्रिंग को बच्चों, स्प्रिंग को हम लोग ऐसे करते हैं आइडेंटिफाई। दिस सिंबल इंडिकेट्स स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होता है हमारा, इट इज अ प्लेस वेयर वाटर वेल्स अप फ्रॉम द अर्थ। तो ये वैसा वो जगह है जहां वाटर अर्थ से क्या होता है, वेल्स अप होता है। नाउ नेक्स्ट दिस सिंबल इंडिकेट स्वैप। तो ये क्या होता है बच्चों, ये सिंबल हमारा क्या इंडिकेट करता है, स्वैप, a part of land perennially submerged in water. It is found along the coastal area. तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये वाले सिंबल्स कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या था,
इसको हम क्या कहते हैं, स्वैम्प। और स्प्रिंग हमारा क्या होता है बच्चों, इसमें हम इट वाटर कम्स फ्रॉम द अर्थ। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज, दिस सिंबल इंडिकेट डैम्स। डैम्स मैसोनरी, मतलब मैसोनरी मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाए गए। तो ये अगर सिंबल आपके मैप में है तो ये सिंबल किसको इंडिकेट करेगा, डैम्स को इंडिकेट करेगा। इट इज अ मैन मेड स्ट्रक्चर बुल्ट अक्रॉस अ रिवर टू कंट्रोल द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। तो ये जो सिंबल, ये जो डैम्स होते हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं बच्चों, ये हमारे बनाए जाते हैं रिवर, टू बुल्ट अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के बहाव को, ओवरफ्लो, पानी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए रिवर पे ये डैम्स बनाए जाते हैं, टू कंट्रोल द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर, वाटर के ओवरफ्लो को रोकने के लिए। इट सर्व्स टू इरिगेट, कंट्रोल फ्लड, प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका क्या यूज होता है, इट सर्व्स टू इरिगेट, मतलब इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, और कंट्रोल फ्लड, फ्लड को रोकने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, और प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए डैम्स का प्रयोग किया जाता है। दे आर वेरी यूजफुल। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, how are you? You are fine and also healthy. Yesterday I have taught you chapter first, a period of transition. A period of transition, transitions means in Hindi संक्रमण काल। संक्रमण काल मतलब many changement occur in that time, या that period started in, यानी that period started in medieval age to modern period, medieval age to modern age। Transition या transitions started in medieval age and this began to, it is beginning on into modern age. Thus we say, because in ancient time there were no development in our society, there were no development in our economic system, because people suffer many difficulties, they have no facilities for his successful life. At first we also explained that in medieval age started in Europe later than in India. Thus we say कि medieval age started first in Europe but later, but after some time started in India. So at first we discuss about in Europe. So in Europe many changement, many inventions, many new ideas have taken in this period, because the newly educated, in ancient time people were not educated, but in medieval age many people educated in Western education. Western education, a newly educated person have a new ideas, a new development, a new inventions in that times. At first we discuss about industrial revolution. Industrial revolution and औद्योगिक क्रांति. Before industrial revolution many changes occur in our society and occur in our Europe, because at the Renaissance means in Punarjagran means, term Punarjagran, the terms Renaissance means revival or rebirth. Thus after that we know about reformation. Reformation यानी सुधार. Reformation in Hindi we call सुधार. यानी many reformation occur in our society, that in protest reformation and dharma सुधार. Because in the religious Protestant या religious occur in society have many evils have in Europe. Thus we discuss about industrial revolution. The industrial revolution औद्योगिक क्रांति.
It means in ancient time people completed your work, produced their goods by hands, but in that time, industrial revolution time, people produce more goods at a cheaper rate, as a low cost, and make a high profit. The desire to produce, in Europe, people desired to produce more goods at low cost. माने at low cost पर people एक अच्छा product चाहते थे, make a higher profit, जिससे the businessman make a higher profit, lead to industrial revolution. It was lead to industrial revolution and further growth of capitalism. Because they make higher profit and they collect more money. More money यानी कैपिटलिज्म में हिंदी भी काल पूंजीवाद. तो अकॉर्डिंग टाइम पीरियड इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म या बिजनेसमैन स्टार्टेड more money collected more profit for that. Industrial revolution began in England in about CE यानी Common Era 1750. तो before videos in previous videos I have made कि medieval age started in Europe 600 to 1750. यानी the medieval age started in Europe 600 Common Era to 1750 Common Era. Thus we say कि the industrial revolution began in England, Common Era 1750. It was the time that machines began to take some work of man in the production of goods and commodities. यानी in before time in ancient time people work to do himself, but in that time all works was done by machines. यानी machines take place to the humans. Machine began to take some work of men and the production was goods was cheaper and simpler. Any production of goods and commodities in Hindi we call mal. माने the production of the industry we collected in as a good goods अथवा commodities. That is way we often says this way I said to that the industrial revolution was beginning of the machinist. This age is called also machinist because all works was done by machine. Of course, there were many machines. I could say that 1750 before 1750 the people used many small machines for produce the goods, but that were produced more goods and not in cheaper rate. But in industrial time, many machines used to before in Common Era 1750 as the plough, the air pumps, printing press and spinning wheels are few examples of that we used for completed the goods. Now students, we talk about guild system. Guild system means guild समाज व्यवस्था. When guild society system जो था had given way to domestic or putting out system. यानी this system is called putting out system, which goods ready in the factory at that after they be called at the putting out system. We talk about in 18th century. Starting in 18th century, the domestic system had become obsolete. The domestic system also in 18th century had become obsolete, and started in that time, it started giving way a new system that is called factory system. All goods are ready in that time in a large machines with the help of a large machine in which
low worker had to work in, that is called factory system. In place of simple tools, so we talk about in ancient time, yeah, before in 1750 common era, we used for make goods for a simple tools and use of animals and manual power. In place of simple tools, in place of simple tool, we use the animal. In that time, we use the animals and manual power. So in that time, we using, in place of we using new machines and the steam power and a steam power engine or steam more larger machines. Many new cities sprang up because in Europe factory system had started, so in there were many new cities sprang up. Many new cities sprang up according to the factory system, and artisan and disposed peasants went to work. Many farmers started to work at factory because they wanted to more profit in that time. Because they wanted to more profit in that time, in ancient time, they worked at their field and they got no more profit for in fields. So they started in the work in factory. In that time, in Jamindari system, many revenues has paid to the farmers, so started work in factory. Now I explain the industrial revolution today. Next topic of this chapter I explain tomorrow. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणु लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज आप चैप्टर 2 शैक्षिक यात्रा पढ़ेंगे। ये क्लास 8 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं चैप्टर 2 शैक्षिक यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है बच्चों कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिखनी होगी जो आपकी बुक में दी है, और उसके बाद आप अर्थ लिखेंगे। ठीक है, अर्थ लिखने में भी संदर्भ जरूर लिखें, और संदर्भ एक बार ही लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती के शैक्षिक यात्रा नामक पाठ से ली गई हैं। संकेत आपका बार बार पड़ेगा लेकिन संदर्भ एक बार। ठीक है, फिर अर्थ लिखें और देखिए संकेत आपका है विद्यालय डैश डैश या श्यामता। ठीक है, मैं इन पंक्तियों का अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुने। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही आपको लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है आपको। इन संस्कृत पंक्तियों का हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, तो डिटो वर्ड बाय वर्ड ही आपको ट्रांसलेट करना है, इसलिए ध्यान से सुने। विद्यालयः एकस्याः शैक्षिक यात्रायाः प्रबंधं करोति। विद्यालय एक शैक्षिक यात्रा का प्रबंध करता है। शैक्षिक यात्रा यानी ऐसी यात्रा जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। पर्यटन के लिए जब बच्चों को कहीं ले जाते हैं तो ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां पर वो बच्चे कुछ सीख सकें। तो विद्यालय एकस्याः एक शैक्षिक यात्रा का प्रबंध करता है। इदं ज्ञात्वा यह जानकर, ज्ञात्वा प्रत्यय है, ज्ञा प्लस कर्त्वा। ठीक है, जो कि कर के अर्थ में आता है। जैसे यह जानकर सभी छात्र, सर्वाः छात्राश्च और सभी छात्राएं, प्रसन्नाः सन्ति प्रसन्न है। यह जानकर सभी छात्र और सभी छात्राएं प्रसन्न है या खुश है। अष्टम्याम कक्षायाम 8वीं कक्षा में, यदा मीन्स जब, कक्षाध्यापिका प्रविशति, कक्षाध्यापिका प्रवेश करती है, तदा छात्राः तब छात्र, प्रसन्नाः भूत्वा प्रसन्न होकर,
कक्षाध्यापिका से आलपंती। कक्षाध्यापिकया होगा बेटा, जब सह शब्द होता है तो उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। तब छात्र प्रसन्न होकर कक्षाध्यापिका के साथ बात करते हैं। विद्यालय एक शैक्षिक यात्रा का प्रबंध करता है, यह जानकर सभी छात्र और सभी छात्राएं प्रसन्न हैं। 8वीं कक्षा में जब कक्षाध्यापिका प्रवेश करती हैं, तब छात्र प्रसन्न होकर कक्षाध्यापिका के साथ बात करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र। महोदये नमः अस्तु, महोदया नमस्कार है। कक्षाध्यापिका नमो अस्तु, नमस्कार है। सर्वे छात्राः उपविशन्तु, सर्वे छात्रा उपविशन्तु है बेटा, यहाँ पर उपविशन्तु मीन्स बैठ जाए। कक्षाध्यापिका नमस्कार है। सर्वे छात्राः उपविशन्तु, सभी छात्र बैठ जाएं। हसित्वा, हंसकर। अद्य आज, यूयं मीन्स तुम सब। किमर्थं प्रसन्ना स्तः, आज तुम सब क्यों प्रसन्न हो या किस लिए प्रसन्न हो। आज तुम सब क्यों प्रसन्न हो या आज तुम सब क्यों खुश हो। कश्चित् छात्रः उत्थाय वदतु, कश्चित् मीन्स कोई छात्र उठकर बताए, कोई छात्र उठकर बताए। मंदाकिनी, महोदय, महोदया। किमहं वदामि, देखो बच्चों यहाँ पर दो शब्द जुड़े हैं, संधि है। किम प्लस अहम, तो किम मीन्स हो गया क्या और अहम मीन्स मैं। क्या मैं बताऊं, वदानी, क्या मैं बताऊं। महोदया, क्या मैं बताऊं। कक्षाध्यापिका, अस्तु, हाँ या ठीक है। त्वमेव वद, यहां भी संधि है, त्वम प्लस एव, ठीक है। तो त्वम मीन्स तुम और एव मीन्स ही, यानी तुम ही। ठीक है, तुम ही बताओ। किमर्थं प्रसन्ना अस्मि, किस लिए प्रसन्न हो। ठीक है, तुम ही बताओ किस लिए प्रसन्न हो। मंदाकिनी, अब मंदाकिनी बोलती है। महोदय वयं शैक्षिक यात्रायै गच्छामः, महोदया हम शैक्षिक यात्रा के लिए जा रहे हैं। इति श्रुत्वा, यह सुनकर या ऐसा सुनकर। प्रसन्नः स्म, प्रसन्न है, यह सुनकर प्रसन्न है। परम मीन्स परंतु। अहम इदम न जानामि, परंतु मैं यह नहीं जानती हूँ। इदम मीन्स यह, परंतु मैं यह नहीं जानती हूँ। यत मीन्स की कौन सा होगा। आप लोग की और की में बहुत गलतियां करते हैं। ये जो की है, जब जहां पर दो वाक्य जुड़ते हैं वहां पर हम ये की लगाते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये काम है छोटी की मात्रा। और जहां संबंध सूचक होता है कि जैसे राम की पुस्तक, तो वहां पर ये वाला की होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मिस्टेक बहुत करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जहां संबंध होता है वहां का में बड़ी की मात्रा, और जहां वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं, दो वाक्य जुड़ते हैं, वहां पर का में छोटी की मात्रा। तो हाँ, हम कहाँ थे। परंतु मैं यह नहीं जानती हूँ कि ये वाला की आएगा, ठीक है। वयम कुत्र गच्छामः, कि हम कहाँ जा रहे हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना कहती है एतत् अहम जानामि, एतत् मीन्स यह मैं जानती हूँ। वयम देवभूमि में हिमाचलम गच्छामः, हम देवभूमि हिमाचल जा रहे हैं। कक्षाध्यापिका, किम मीन्स क्या। यूयम जानी, क्या तुम सब जानते हो। यूयम मीन्स तुम सब जानते हो कि भाई ये वाला की आएगा, ठीक है। देखो यहाँ दो वाक्य जुड़ रहे हैं। क्या तुम सब जानते हो कि हिमाचलम देवभूमिम इति किमर्थम कथयन्ति,
कि हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं या किस लिए कहते हैं? क्या तुम सब जानते हो कि हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं? प्रभाकर कहता है, महोदय महोदया अहम कथयामि, मैं कहूं या मैं बताऊं? अयम हिमालयस्य अचला प्रदेशः अस्ति, यह हिमालय का अचल प्रदेश है। अचल मीन्स क्या होता है? स्थिर। ठीक है, यह हिमालय का अचल प्रदेश है। हिमालयः च देवानां प्रियम निवास स्थानम, हिमालय देवताओं का प्रिय निवास स्थान और तपोभूमि है या तपस्या की भूमि है। हिमालय देवताओं का प्रिय निवास स्थान और तपस्या की भूमि है। अतः हिमाचलम देवभूमि इति कथयन्ति, अतः मीन्स इसलिए हिमाचल को देवभूमि कहते हैं। दिवाकर दिवाकर, आदरणीय आदरणीया, वयम संपूर्णे प्रदेशे भ्रमिष्यामः, हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ लिट लगा आ गई है भविष्यकाल। हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे अथवा कस्मिंश्चित्, आगे की लाइन देखिए बच्चों, एक लाइन रह गई है, यहाँ पर लिख रहे हैं इस पैसेज की एक लाइन बाकी है। अथवा विशिष्ट पर्वतीय स्थले कश्चित् अथवा कस्मिंश्चित् नगर विशेषे अथवा विशिष्ट पर्वतीय स्थले भ्रमणाय यास्यामः। ठीक है, तो अब आगे देखिए। दिवाकर कहता है कि आदरणीय, हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे अथवा किसी नगर विशेष में अथवा विशेष पर्वतीय स्थल में, भ्रमणाय मीन्स घूमने के लिए, यास्यामा मीन्स जाएंगे, अथवा किसी नगर विशेष में अथवा विशेष पर्वतीय स्थल में घूमने के लिए जाएंगे। तो बच्चों ये संकेत जो मैंने आपको दिया था अर्थ लिखने के लिए वो पूरा हो गया है। ध्यान दें कि ये संस्कृत की पंक्तियां आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है, ये तो मैंने पढ़ाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है। आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है और संदर्भ लिखना है, संकेत लिखना है, उसके बाद अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये जो मैंने पैसेज यहाँ पर लिखा था उसका अर्थ कंप्लीट हो गया है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Good morning student. This is 8E class. Subject is computer. Student, today we discuss working in MS Excel. What is MS Excel? MS Excel means Microsoft Excel. MS Excel is developed by the Microsoft company, so it is called MS Excel. Okay, MS Excel is developed by the Microsoft company, so it is also called MS Excel. First is generally Excel is used for calculations, all the mathematical calculation done with the help of Excel. Okay, create a chart and create a database. Okay, and create a database. There are three main advantages or three main applications of the Excel. So
how to open our Excel. Firstly, we say how to open our Excel. First is click on Start button. There are following steps. Click on Start button. Second point is click on All Programs. All program buttons. And the third is click on MS Office program. MS Office program button. Now, third is click on Microsoft Excel button. When you click the Microsoft Excel button, Excel window is. So student, click on Start button, all program, MS Office, and click on Microsoft Excel button. This screen will display on your screen. Okay, this is called the Excel. This is called the Excel screen. Okay, this is called the Excel, MS Excel screen. MS Excel screen consists of cells. Okay, this is a square board screen. It is called the worksheet. It is also called the worksheet. Worksheet consists of collection of rows. That means what is a worksheet? Worksheet is also called a spreadsheet. This is the worksheet. It is also called worksheet, just like a math book, math square book. Okay. In this, all the worksheet contains cell, number of cells, number of organized cells. Okay. What is the cell? This is the rectangle shape. This is called cell. What is cell? A cell consists of intersection of rows and column. What is a cell? A cell is intersection of row and column. That means कि it consists of intersection of rows and column. जब इस तरह से रो और कॉलम्स हम लोग करते इंटरसेक्ट होगा तो ये आपका एक सेल क्रिएट होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड द सेल. और वर्कशीट कंटेन्स नंबर ऑफ organized cell, which is worksheet is also called the spreadsheet. It contains number of cells or organized cell. And the workbook. What is the workbook? Workbook is the file of the Excel file. Okay, what is the workbook? Workbook is the Excel file. It consists of worksheet. Suppose that workbook is just like your notebook. That means ki this is your notebook. It is called the workbook, and there one page is called in your notebook one page. This is the one page, second page, or the third page. So one page is called the worksheet. Okay. Worksheet contains organized cells, form of row and column.
address, and cell address consists of row address and the column address. Here you see A, B, C is the column heading, where A, B, C, these are the columns headings. Okay, and 1, 2, 3, 4, these are the rows heading. Rows heading. Okay, that means cell address consists of row and column heading. Suppose that first cell address is A1. Okay, A1. So A is the column heading and the 1 is the row heading. Okay. Row is the 2 is the row heading. ठीक. Now in this Excel sheet you see there are sheet 1, sheet 2 and sheet 3. But by default in Excel workbook 3 worksheets are open. 1, 2, 3. Okay. In this chapter we discuss how to rename a sheet name, how to delete a sheet, how to insert a new sheet, etc. Properties. Okay. How many number of rows, maximum number of rows and columns? Maximum number of rows is 104857 and the maximum column number 16384. Okay. There are 2 boxes are displayed above column heading. Above column heading, 2 text box are displayed. First is the name box and the second is formula bar. Okay. The name box display the active cell address. Okay, name box is display active cell address. Suppose that your active cell is this. So, what is the address of this E5? Active cell means where your mouse pointer is positioned. Okay, student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.